जय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स का कि किस तरह से न्यूमेरिकल करने होंगे। कुछ एक फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक चीजें जो कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। आज उन सब की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो आज का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारे पास कोई मेटल है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो उसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपस में क्या रिलेशन है, हमें ये निकालना है। देखिए जैसे आपको दे दिया जाएगा, देखो एक बात को समझना आप, न्यूमेरिकल्स कैसे करना है अगर इसका पता चल जाए तो हमारी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। जैसे आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको पता ही नहीं करना क्या, तो स्टेटमेंट को पढ़ 3 बार पढ़ो 4 बार पढ़ो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ने के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसके साथ हमें कैसे इसको सोल्व करना है, ये आपके माइंड में आना चाहिए साथ के साथ, ठीक है। तो इसलिए सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से काम कभी नहीं चलेगा। बेटर है कि उसके लिए पूरी तैयारी कर लो अच्छी तरह से कि हाँ ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए, इसका इसमें कन्वर्जन याद कर लिया, सारा सब कुछ समझ लिया। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ आपको मेथड को समझना होगा। बाकी कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, और कैलकुलेशन गलत हो गई तो फिर तो खेल खराब है सारा का सारा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जैसे यहां पे इन तीन के लिए हमें वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। मान लीजिए x है, ये y है, ये z है। देखो वैसे तो ये आपका -0.44 होता है, इतने वोल्ट इसका SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे आप देखेंगे भी ना इसको, ये रहा -0.44। और जो आपका 3 वाला होता है जिसपे 3+ चार्ज होता है वो ये रहा आपका -0.036, और 3+ और 2+ वाले में 0.77, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे ना उसको लिख के नहीं चल रहे वैल्यूज को, हमें मेथड डिस्कस करना है, ठीक है, कैसे रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक चीजों को मैं आपको पहले बता रहा हूं जो आपको नॉर्मली नहीं पता होती है अधिकतर बच्चों को। वो क्या है मैं उसको लिख देता हूं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, आपको पता होगा एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है नेचर पर डिपेंड करती है सब्सटेंस के। उनमें क्या है, आप अगर उनकी इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट एडिशन जो होगा वो कब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस ना भी हो तो भी आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट एडिशन किया जा सकता है विदाउट बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका क्या यूज होगा अभी आगे देखेंगे, बताएंगे आपको। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई बताओ इसको कैसे आप, अब इन दो, हाँ ये आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच जो एक ही एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +2 +3, इनके बीच में रिलेशन आपको बताना है। मतलब भाई z है, कोई वैल्यू है कि z, ठीक है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस किया जाता है नॉर्मली, पहले हम ऐसे देखेंगे जैसे एक बच्चा सोचता है इस चीज के बारे में। अच्छा Fe से Fe2+ है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि आपका Fe जो है वो जा रहा है Fe से Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका E नोट दे रखा है आपको, Fe से Fe2+ का x, ठीक है जी, x दे दिया। मैं इसे एनोड मानकर चल रहा हूं, ठीक है ना। इसे क्या मानकर चल रहे हैं हम लोग, एनोड मानकर चल रहे हैं, ठीक है जी, एनोड हो गया। और कैथोड जो है हमारा वो है हमारा Fe3+ +3 इलेक्ट्रॉन से Fe, ठीक है। मैं इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो E नोट
Fe3 से Fe, ये माइनस वाई हो जाएगा। क्यों? यहां पर तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखा रखा है ना, 0 से आपका +3, मैंने यहाँ +3 से इसको 0 में लिखा है। तो क्या होता है वैल्यू, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है जी, आ गया। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली क्या सोचूंगा, इनको ऐड कर दो। ठीक है जी, इनको ऐड कर दिया। जब इसे ऐड करूंगा तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, Fe। ठीक है, अच्छा Fe तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ Fe मिलेगा नहीं, Fe कैंसिल हो गया कि भाई Fe से तो Fe कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया है Fe3+, इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बचा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास Fe2+। ठीक है जी, वैल्यू क्या आ गई इसकी, सोल्व करके टोटल क्या आ गया हमारे पास। अब देखो, क्योंकि इसको मैंने ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा है एनोड वाले, प्रोडक्शन वाले कैथोड, सीधा जोड़ दो इनको, क्या आ गया आपका x - y। मतलब यहाँ जो भी वैल्यूज दी जाएंगी ना, बस खाली ऐसा लिख दिया, ये आपका ई नोट आ गया इसका। और इसी को इन्होंने क्या बोला है, इसी को बोला कि z आना चाहिए था, ये क्या आना चाहिए था, z। अब यहाँ पे एक बात को समझना कि हमने जब इनको ऐड किया है, हम तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत ये हुई है कि अगर ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते, भाई हमारा जो ई नोट है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। बात को समझो जरा। मैं गया और मैंने क्या किया, मार्केट से 3 सेल लिए, ठीक, जो कि अलग अलग साइज के थे। इन तीनों पर लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट। इन तीनों पे क्या लिखा है, 1.5 वोल्ट। किसी भी कंपनी के लगा लो, अब हमें यहाँ पे किसी कंपनी की ऐड तो करनी नहीं है, ठीक है, कोई भी कंपनी है इसमें। तो इस पे भी लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, इस पर भी लिखा है 1.5 वोल्ट, और इस पे भी लिखा है 1.5 वोल्ट। जबकि दोनों में इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट क्या अलग अलग भरी हुई है, क्योंकि जो ये किसकी वैल्यू लिखी है, इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है इनकी, इनका जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू लिखी है। और वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर पे, किस मटेरियल से एनोड बना है, किस मटेरियल से कैथोड बना है, वो इनके साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन कोई पूछे इस काम कौन ज्यादा करेगा, तो काम भाई ये ज्यादा करेगा, काम ये ज्यादा करेगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, कि वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क यूजफुल हम कैसे निकालेंगे, NF सेल। तो सीधी सी बात है, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है तो चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएगा ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे ना इसमें से, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। तो इस तरह से ये तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होता है आपका, -W यूजफुल। तो यहां से क्या बात पता चलती है मुझे पता चलता है कि भाई जो डेल्टा जी है, या कहना जो वर्क है, ये क्या है, ये तो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो हमारा ई सेल और ई नोट सेल है, ये क्या हो गया हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आई बात समझ में कुछ कुछ, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया ऐसे, अब ऐसा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो तभी ऐड की जा सकती है उनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये तरीका क्या हो गया, गलत, कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूंगा तब मैं इसको ऐड कर सकता हूं, हाँ जी। तो चलो अब इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाली, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 6 हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3Fe gives you 3Fe2 plus 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, और यहां से क्या आएगा मेरे पास, यहां से मेरे पास आएगा आपका 2Fe3 plus 6 इलेक्ट्रॉन्स gives you 2Fe3 ठीक है जी। यहां पे इनके नोट की वैल्यू रहेगी, इसकी x थी और इसकी -y थी, ठीक है, वो रहेंगी, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, देखो इससे मैं इसको काट दूं, ठीक, काट दिया जी। अब क्या होगा, अब जो बचता है उसे लिखो, इधर 3Fe, यहां 3Fe है तो यहां 3Fe लिखूंगा मैं, प्लस 2Fe3 प्लस, ठीक है,
और प्लस में यहां पे क्या देगा 5Fe2+। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर मैं यहां पर जो मैंने ऑपरेशन लगाया उस हिसाब से भी वैल्यू निकालूंगा तो दिक्कत क्या आएगी, वो भी गलत आएगा। क्यों? नो डाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड कर सकते हैं, पर देखो मेरा टारगेट क्या है, मुझे Fe2+ और Fe3+ इसके बीच में रिलेशन निकालना है। यहां पे क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट जो है आपका Fe2+, इसका एक बार क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और एक बार क्या हो मतलब सॉरी Fe से Fe2+ एक बार क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक बार 3+2+ क्या रिडक्शन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मुझे इसके लिए नहीं निकालना था। मुझे जो फाइनल यहां पे रिजल्ट बचता उसमें क्या चाहिए था Fe2+ और Fe3+, इसमें ये आ गया है। तो ये मेथड भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर मैं इसको नॉर्मली ऐड कर रहा हूं तो ठीक है, उसमें Fe नहीं आ रहा है, पर उसको मैं ऐड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन बैलेंस की, मैं ऐड नहीं कर सकती। जब मैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा हूं तो दिक्कत क्या आ रही है, तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ रही है, जो कि मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट कोई और है, कुछ और है। तो ये दोनों में से किसी तरीके से ऐड नहीं हो सकती। अब ऐसे क्वेश्चन को करें कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा सा देखो, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको आप तो बिना बैलेंस करे भी ऐड किए कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या सोचता हूं, मेरे माइंड में आता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में कोई रिलेशन मुझे मिल जाए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन मिल जाए, तो मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल दूं और फिर उस रिलेशन के जरिए क्या हो जाए इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकाल दूं। और ये रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास है। ये रिलेशन कहां है, ये रहा हमारे पास। देखो वर्क यूजफुल वर्क क्या आएगा NFE सेल, डेल्टा जी क्या है -W यूजफुल। तो इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं इन दोनों को मिला के बोल सकता हूं कि मैं जो डेल्टा जी है मेरे पास वो क्या हो गया -NFE सेल, या G0 क्या हो जाएगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0 सेल। ये रिलेशन है मेरे पास। इसमें जो मेरे पास डेल्टा जी या डेल्टा G0 है, ये क्या होता है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और जो E सेल या E0 सेल है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। तो मतलब मैं डेल्टा जी की वैल्यू निकाल दूं, तो वहां से क्या निकाल दूं इस रिलेशन के जरिए, मुझे E सेल या E0 सेल जो भी चाहिए वो निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसी पे चलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जहां जो यहां पे वैल्यू दी गई है, जैसे ये जो मेरे पास इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को लेके चलता हूं। Fe से थोड़ा और ऊपर लिखते हैं इसको, एनोड कैथोड। ठीक है, Fe से ये गया Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। दूसरा गया Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Fe2+, सॉरी Fe। ओहो, यहां पे गलती हुई है। देखिए यहां पे गलती हुई है। गलती क्या है, Fe3+ से Fe पे जाना था मुझे, ना कि Fe3+ से Fe। ये मैंने जो गलत लिखा है गलत लिखा है यार भाई, थोड़ा सा माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। ये Fe है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2+ है और ये Fe, तो यहाँ पे एक Fe बचेगा और यहाँ पे मेरे पास 3 Fe2+ बचेंगे। ये मेरे पास 3 Fe2+ बचेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, मैंने थोड़ा गलती कर दी है यहाँ पे। अब ये सही है, 3 Fe से Fe2+, Fe3+ से Fe। ठीक है, ठीक है। अब यहां चलते हैं हम लोग। अब इसके लिए वैल्यू कितनी है, अब मैं यहाँ पे ना E0 की नहीं लिखूंगा, मैं किसकी लिखूंगा, डेल्टा जी के लिए लिखूंगा। मैं इसको मान के चलूंगा कि ये मेरे पास क्या है G1, ठीक है, और ये इसको क्या मान के चलूंगा G2। ये क्या -N, N कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो 2 हो गया, F का F लिख दिया। और जो भी इसका E सेल की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू क्या थी, इसकी X थी, ये X लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये Fe है, मैंने फिर से यहाँ पे गलती कर देता मैं वरना। ठीक है, -3 ये F, और इसके लिए वैल्यू क्या थी Y। अब देखो ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखा रखी है ना, मैं इसको अगर रिडक्शन फॉर्म में लेके चलूं
तो इसका क्या बन जाएगा माइनस वाई, माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करूंगा जब मैं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं G3 बोल दूंगा। ठीक, अब यहां से मेरे पास क्या बचेगा, देखो यहां से मैं इस चीज को कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, अब क्योंकि मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के टर्म में निकाल रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मेरे पास आया Fe3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे 2 थे यहां पे 3 तो इस तरफ 1 बचेगा, और ये बन गया आपका Fe2 ठीक है। अब देखो जो x और y के बीच जो भी डिफरेंस आता है उसको z बोला गया है। ठीक है ना, इसको सोल्व जो भी आएगा वो z है। तो यहां पे क्या है मेरे पास आ गया भाई f और x माइनस एक्स प्लस वाई। इस माइनस एक्स प्लस वाई को मैंने क्या बोल दिया भाई, ये दोनों को जोड़ूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले अलग से जोड़ लिया। देखो इसको तो ना मैं बताऊं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा मैं इसको z लिख के चलूं, मैं इसको z लिख के चलूं। ठीक है, कि इसको सोल्व करके क्या आएगा आपका z आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस में क्या आएगा आपका z आएगा। ये मेरे पास आ गया z। ठीक, अब मुझे क्या करना है इसको समझना। अब यहां पे मेरे पास वैल्यू जो थी, वैल्यू क्या कहती इसको समझो जरा कि ये कैसे कैसा ये आया, माइनस का 2fx प्लस का 3fy। ठीक है, इज इक्वल टू क्या fz। तेरा समझ रहे मेरी बात को, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं f को हटा सकता हूं, f यहां से कॉमन आ जाएगा ना। अगर मैं f को यहां से कॉमन ले लूं, मेरे पास क्या है माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू fz। अब इधर f से मैं f को कैंसिल आउट कर दूंगा, ये कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आ गया माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू z। अब x, y और z की वैल्यू मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z। अब उनकी वैल्यू पुट करते मेरा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब सॉरी x और y की वैल्यू मुझे पता ही है, x और y की वैल्यू पुट कर दो। ये z ही क्या था, ये मुझे निकालना था। ये क्या है मुझे, मैंने क्या माना था z माना था, ये मुझे निकालना था। जैसे आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, x और y की वैल्यू पुट करोगे, आपकी क्या आ जाएगी z की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने इसमें किया क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के थ्रू गए और आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल गई। कब ऐसा करना है, जब ना तो आप डायरेक्ट ऐड करने की कंडीशन में हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस ना हो, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो तो जो इक्वेशन आए वो ही ना हो जो आपका टारगेट है। तब जाके आप जो डेल्टा जो आपका ई नॉट है या ई सेल है उसको डेल्टा जी की टर्म में कन्वर्ट करो। आप इस तरह से देखेंगे तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही आएगा। बस वैल्यूज पुट करनी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट्स इसमें एक बात आप ध्यान रखना, इसने हमसे पूछा है Fe2+ या Fe3+ के लिए, और हमने यहां निकाला Fe3+ से 2+ के लिए। तो जो भी यहां पे वैल्यू आएगी हमारे पास, जो भी वैल्यू आएगी हम क्या कर देंगे, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, हमारा निकला रिडक्शन के अकॉर्डिंग, इसने पूछा ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, तो होगा क्या, बस जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस साइन लगा दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। z क्या, z निकालना था, z हमें नहीं पता कितना है, z क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उसके आगे। तो इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास x और y की वैल्यू पुट करके, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, मेन तो क्या होता है ना कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्क के बारे में, वर्क डन, एक आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस। मेन हम ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं वर्क डन की। कितना वर्क करेगा उसके लिए ऑलरेडी हम फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं, W इज इक्वल्स टू NF ई सेल। ये W क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है। अगर ई सेल की जगह आप ई नॉट सेल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क आ जाएगा।
ठीक है, ये वर्क डन की बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें क्या है, इसमें हमें पता है कि क्या क्या फॉर्मूला होता है। एक होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क यूजफुल वर्क, एक डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, जो एन एफ होता है, ई सेल तो क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एनएफ क्या होता है, ये टोटल चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ है, टोटल चार्ज, सेल में कितना चार्ज पास हुआ है टोटल। ठीक है, ये चीज है। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले हैं जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं 11th क्लास में डेल्टा जी के, जिसका कि इसमें यूज होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं उनको भी। एक होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी अपॉन कर्ल टी। ठीक है, इसे आप अल्बर्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक, इसका भी यूज होगा हमारे इधर आगे। अब हम बात करते हैं हीट चेंज की। ठीक है, कितना हीट चेंज होगा, डेल्टा एच, हम इसकी बात करेंगे अभी। देखिए इसे कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहां पे इक्वेशन को ना नंबर दे देता हूं, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए मैं पहले लूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, दोनों के डेल्टा जी के बराबर है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जैसे यहां पर आपका डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी अपॉन कर्ल टी, ये हमारे पास है। अब डेल्टा जी की मैंने रख दिया माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है जी, और डेल्टा जी जो यहां पे है, इधर भी क्या रख सकता हूं मैं, माइनस एन एफ ई सेल रख सकता हूं। तो यहां पे कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसे कैसे कर सकते हैं, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, यहां से माइनस एन एफ टी, ये तो कांस्टेंट है, एन एफ में तो कोई चेंज होगा नहीं, सिर्फ किस में चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। तो यहां पे आ गया आपका कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, ये आ गया है। ठीक है, अब डेल्टा एच को इस तरफ ले लो, ये एन एफ ई सेल उस तरफ जाएगा, एन एफ ई माइनस एन एफ टी कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, ये हो गया। अब इसमें से एन एफ कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा मेरे पास, ई माइनस टी कर्ल ई अपॉन कर्ल टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। इसमें ये जो आप टर्म देख रहे हो इतनी, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये क्या है, ये कुछ इस तरह से लगाओ कि भाई
अगर टेम्परेचर T1 होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू E1 होगी, अगर टेम्परेचर आपका T2 होगा तो इसकी वैल्यू E2 होगी। तो E2 माइनस E1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ये मतलब है इसका, इतने हिस्से का। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एच का फॉर्मूला आ गया है। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की। एंट्रोपी चेंज, जो रिएक्शन हो रही है, कितना हीट एक्सचेंज, कितनी हीट चेंज हो रही है, कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है, इसकी बात करते हैं हम लोग। और इसको हीट ना बोल के मैं एंथैल्पी लिखूंगा। अब बात करेंगे एंट्रोपी चेंज की, चेंज इन रैंडमनेस। अब क्या है, मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेके चलता हूं, इन दोनों को इक्वेट करूंगा मैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल जी अपॉन कर्ल टी, ये हमारे पास था। ठीक है, तो ये मैं इसमें डेल्टा जी की क्या पुट कर सकता हूं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पुट कर दूं, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल जी अपॉन कर्ल टी। ठीक है जी, अब क्या करें इसमें, अब यहां पे डेल्टा जी की जो वैल्यू थी एन एफ ई सेल वाली, उसे पुट कर देंगे। देखो डेल्टा एच से पहले डेल्टा एच काट दो, जो कैंसिल हो रहा है पहले उसे कैंसिल कर देते हैं, उस आगे लेके चलने की जरूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी। ठीक है, टी से ये टी भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहां से क्या आया, माइनस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू कर्ल जी अपॉन कर्ल टी। अब इसका हमें पता है कि ये क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाय कर्ल टी, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ये क्या बचा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ कर्ल ई अपॉन कर्ल टी। कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, ये हमारे पास बचा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो हमारे पास नेट फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि डेल एस इज इक्वल्स टू एन एफ कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, और यहां से किया चुका है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना, इनके पैर में पी लिखा आ जाता है, कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, पैर में पी। ये पी और कुछ नहीं है, क्या है कि भाई ये चीज कांस्टेंट प्रेशर पे, इस दौरान क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहा है। तो हमारे पास यहां से 1 2 3 और 4 थर्मोडायनेमिक टर्म जो है हमें पता चल चुकी है। जो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं, ये फॉर्मूला जो हमने यूज किए हैं यहाँ पे जो आए हैं, इन सब का यूज होने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना, इसमें यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं जो गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है एक, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। डेरिवेशन वगैरह हम कर चुके हैं, उसको हम दोबारा नहीं करने वाले हैं। नर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग आयोनिक टर्म equal concentration of product divided by concentration of reactant each raised to power stoichiometric coefficient, है ना, ये होता है, इसी को मैं लिख रहा हूं खाली यहाँ पे। और concentration of product divided by concentration of reactant, और इनकी जो भी पावर होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, ये जो इनकी पावर चढ़ाई जाती है ना, इन्हें बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना, और इसको लेते कहां से, इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहां से लेते हैं, जो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन होती है आपकी, वहां पर जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं वो लिखे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये जो हिस्सा होता है इसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है,
इसका जो रेशियो होता है इस पूरे को सोल्व करके फिक्स वैल्यू आती है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको हटा के मैं क्या लिखूंगा अब, के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम। सेल जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो करंट तो पास होगा, इलेक्ट्रॉन तो बहेंगे नहीं, तो ये ई सेल क्या होता है उस टाइम, जीरो हो जाता है। ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो एज इट इज रहती है। ये आ गया। एन पता ना एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ए बैलेंस्ड redox रिएक्शन। बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, अनबैलेंस में नहीं। ठीक है, ठीक है जी, आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि ई नॉट सेल, ये माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस, इसका माइनस कट जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यहां से के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा मेरे पास कि ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास n। ठीक है, ये मेरे पास यहां से आ जाएगा। ठीक है जी, और जो लॉग है वो इस तरफ क्या है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपको, एंटी लॉग हो जाएगा। इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसे ये भी लिख सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा यहां से। अब इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसके बेस पर एक क्वेश्चन है। एक आपको यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, मतलब फिक्स कर दिया गया है कि आप इसे एनोड मानेंगे और आप इसे कैथोड मानेंगे। कंसंट्रेशन की वैल्यूज दी गई है, दोनों हाफ सेल के ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। आपसे कहा गया है मैक्सिमम वर्क डन, डेल्टा जी नॉट के इक्विलिब्रियम, ये सब निकालना है आपको। हमें पता है कि मैक्सिमम वर्क डन जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है NF E नॉट सेल। अब N क्या है, N हमारा देखो, अगर मैं इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। मेरे पास है Fe से Fe2 प्लस है ना, FeS तो 4 में क्या है, Fe2 प्लस की फॉर्म में है। Fe से क्या है आपका Fe2 प्लस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने। ये आपका Ag प्लस से Ag में गया है, यहां पे आपका ये Ag प्लस से गया है Ag में, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। मैं इसको अलग लिखता हूं, एक बार इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक आ गई Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Ag। ठीक है, अब देखो इनके ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है मुझे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूंगा तभी ऐड कर सकता हूं इनको। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर सकता हूं, अब जो बच गया उसको लिख सकता हूं। मेरे पास आ गया Fe प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Fe2 प्लस 2Ag। ठीक है, ये आ गया। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास जब मैं ई नॉट सेल लिखूंगा, ये मेरे पास कैथोड है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो, जब दोनों रिडक्शन फॉर्म में दे रखे थे, दोनों रिडक्शन फॉर्म में ज्यादा से कम, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो कैथोड, फिर छोटी एनोड। पर इसमें तो फिक्स कर रखा है कि बाद में जो आ रहा है वही कैथोड है, ये एनोड है, तो ये कैथोड ये एनोड दोनों रिडक्शन फॉर्म में है। तो बस इस दिस माइनस दिस, कैथोड माइनस एनोड लगा दो। 0.8 माइनस 0.4 कितना आ गया आपका 1.2, 0.8 माइनस का 0.4 कितना आ गया 1.2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, n कितना है 2 है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन n कितना है
जीरो से कहां जा रहा है प्लस टू में, ये प्लस टू प्लस वन इंटू टू, क्या प्लस टू से कहां जा रहा है जीरो, एन कितना आ गया मेरा 2 आ गया, तो 2 इंटू 96500 इंटू 1.2 जो भी आएगा इतना जूल, ये मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका, बोलता है आप डेल्टा जी निकालो। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी होता है आपका माइनस NF ई सेल। देखो सर डेल्टा जी नॉट ही पूछा है ना, उसमें क्या आएगा, उसमें ई नॉट सेल आएगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, पहले ई सेल निकाल लो नॉस्ट इक्वेशन का यूज करके। ठीक है जी। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो 2 आ गया। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, जो प्रोडक्ट साइड में आयनिक टर्म होती है, ये आयनिक टर्म है ना, ये तो सॉलिड स्टेट में था, ये आयनिक टर्म है। Fe2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, ये आएगा 10⁻²। 0.01 मतलब क्या है 10⁻² डिवाइड बाय Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻3। 10⁻3। अब एक बात ध्यान रखो, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कितनी आएगी, Ag+ की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ई नोट सेल मुझे पता है ये 1.4 है, सॉरी 1.2 है, माइनस 0.0295 लॉग, ये 10⁻6 हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा, 10⁻², 10⁻+6 कितना आएगा 10⁴ आएगा सोल्व करके। ये 4 log 10 1 होता है, 4 आ जाएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई सेल क्या आ गया मेरे पास 1.2 माइनस 0.0295 इंटू 4, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास ई सेल 1.2 माइनस 4 × 5 = 20, 0 2 9 × 36 और 2 38, 3 4 3 12 और 14, ये आ गया मेरे पास। अब इसको आप सोल्व करेंगे तब ई सेल आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 0 2 6 0.1। ठीक है, ये आ गया आपका ई सेल। ठीक है जी। अब ई सेल अगर आपको मिल गया तो डेल्टा जी क्या होता है -NF ई सेल, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2 इंटू 96500 इंटू 1.062 इतना जूल, ये आपका डेल्टा जी आ जाएगा। जब डेल्टा जी नॉट निकालोगे, थर्ड पोर्शन की बात करूं अगर मैं, तो वो डेल्टा जी नॉट क्या होगा आपका -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मुझे पता 1.2 आया था मेरा, कहां निकाला था मैंने, अच्छा तो ओरली किया था मैंने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 96500 इंटू 1.2, इसको सोल्व कर डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या पूछता है कि इक्विलिब्रियम, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला मुझे पता है, यहां पे है, ये लगा सकता हूं मैं डायरेक्ट, तो इसका फोर्थ पोर्शन को यहां कर देता हूं, इसे अलग से कर देते थोड़ा सा। फोर्थ जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इसमें कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 10 की पावर क्या बोलता है ये NF, n कितना है मेरे पास 2, सॉरी NF करो n इंटू ई नोट सेल, n ई नोट सेल कितना है मेरा 1.2 डिवाइडेड बाय क्या है 0.0591। इसको आप सोल्व कर देंगे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो कुछ बेसिक हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना था हम वो कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, जो भी क्वेश्चन हमारे एडवांस में आए इतने टॉपिक में से या मेंस में आए उनको डिस्कस करेंगे। जितना हो सकता है तब तक ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।